नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। बिहार सरकार किसानों को आम, केला और नारियल की खेती के लिए कर रही है प्रोत्साहित। इन फलों की खेती करने के लिए मिलेगा अनुदान। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति से मांगे गए ऑनलाइन आवेदन। जल्दी आयुष सेक्टर में स्वास्थ्य बीमा के लिए देश के सरकारी और निजी अस्पतालों को किया जाएगा सूचीबद्ध। इसके तहत पंचक्रम से नेचुरोपैथी तक का मिलेगा चिकित्सा लाभ। पॉलिसी धारकों को अपनी पसंद के अनुसार उपचार कराने का प्रदान किया जाएगा विकल्प। उनचास डिग्री से अधिक तापमान के साथ फिर सबसे गर्म रहा राजस्थान का फलौदी। दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब और यूपी के शहरों में भी पारा 48 के पार। अगले 2 से 3 दिन गर्मी का रेड अलर्ट, भयंकर लू की चेतावनी। 30 तारीख से कुछ राहत मिलने के आसार। और देश में भीषण गर्मी के हाहाकार के बीच राहत भरी खबर। केरल में 31 मई को दस्तक देगा मॉनसून। जून से सितंबर तक सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। बिहार सरकार द्वारा किसानों को आम, केला और नारियल की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए उद्यानिकी विभाग बिहार द्वारा किसानों को इन फलों की खेती करने के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है। उद्यान विभाग के अनुसार नारियल का पौधा अनुदानित दरों का पर ऐसे किसानों को दिया जाएगा जो अपने घरों के आसपास या अपनी जमीन में नारियल का पौधा लगा सकते हैं। इसके तहत अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए 712 नारियल के पौधे अनुदानित दरों पर दिए जाएंगे। 5 पौधे लगाने वाले व्यक्ति अपने घर के आगे या बैकयार्ड में लगा सकते हैं तथा जो किसान अपने खेतों में नारियल का पौधा लगाना चाहते हैं उन्हें अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए 712 पौधे दिए जाएंगे। खेतों में नारियल का पौधा लगाने के इच्छुक किसानों के लिए 2 साल का भू लगान रसीद होना अनिवार्य है। एक पौधा इकाई लागत का 85 रुपए निर्धारित है, जिसमें किसानों को 75% यानी 63.35 रुपए का अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत दरभंगा जिले के 25 हेक्टेयर में आम और 20 हेक्टेयर में केले की खेती का लक्ष्य है। आम की खेती के लिए 1 हेक्टेयर की इकाई लागत 60,000 रुपए निर्धारित है, जिसमें लाभार्थी को 75% अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये आवेदन उद्यान निदेशालय बिहार सरकार की वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर किए जा सकते हैं। खरीफ फसलों की बुआई का समय नजदीक आ गया है। ऐसे में कृषि विभाग द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए सुझाव दिए जा रहे हैं। इस क्रम में जबलपुर के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने जिले के किसानों को खरीफ मौसम में मक्के की बोनी रेज्ड बेड प्लांटर से करने की सलाह दी है। कृषि विभाग के मुताबिक रेज्ड बेड प्लांटर से बोई गई मक्के की फसल में खरपतवार नाशक दवाएं एवं उर्वरक डालने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाती है, जिससे मक्के का उत्पादन भी 15 से 20% तक बढ़ जाता है। जबलपुर जिले में धान के बाद सर्वाधिक रकबा मक्के का है। खरीफ के जिले में 45,000 हेक्टेयर में मक्के की फसल ली जाती है। कई स्थानों पर खरीफ सीजन में अधिक वर्षा होने की वजह से जल भराव की स्थिति बन जाती है और इससे मक्के की फसल में अंकुरण में कमी एवं तना सड़न रोग का समस्या भी हो सकती है। रेज्ड बेड प्लांटर मशीन से मक्के की बोनी कर इन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। कृषि विभाग जबलपुर ने बताया कि रेज्ड बेड प्लांटर को ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है और इसके माध्यम से बोनी में एक ही समय पर मेड़ और गहरी नाली बन जाती है। इसमें मेड़ पर बुआई की जाती है। ज्यादा वर्षा होने से फसल को नुकसान नहीं होता क्योंकि पानी नालियों से निकल जाता है और कम वर्षा होने पर नालियों से मेड़ में नमी बनी रहती है।
जेनेवा में 15 दिनों तक चले राजनयिक सम्मेलन में जेनेटिक रिसोर्सेज और परंपरागत ज्ञान को सुरक्षित करने के लिए वैश्विक समझौतों में भारत ने बड़ी भूमिका निभाई। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि एक बार फिर से भारत ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज बनकर उभरा और इस मुद्दे पर वैश्विक सहमति बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई। संवाददाता हमारे अजय मिश्रा ने उनसे खास बातचीत की। नमस्कार, आप सभी लोगों का इस खास पेशकश में बहुत ही स्वागत है। भारत, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि भारत यानी ज्ञान की धरती, और पारंपरिक ज्ञान भारत की अलग पहचान रखती है पूरी दुनिया में। और भारतीय पारंपरिक ज्ञान और ख़ास तौर पर यहाँ की जैव विविधता को संरक्षण देने के लिए एक वैश्विक ट्रीटी पर सहमति बनी है। और इस सहमति में भारत को लीड किया है जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में सचिव हैं राजेश कुमार सिंह जी, और उनकी टीम इस समय हमारे साथ हैं समझने के लिए कि ये क्या कुछ है नई संधि और इसका असर क्या पड़ेगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो नई वाइपो ट्रीटी आई है पेटेंट को लेकर के, भारतीय ज्ञान परंपरा और जैव विविधता को संरक्षण देने का, उसकी ज़रूरत क्या पड़ी? सबसे पहले हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाएं। आसान भाषा में समझाने के लिए मैं 2-3 उदाहरण से अपनी बात शुरुआत करता हूँ। आपको ज्ञात होगा कि पिछले कई वर्षों पहले कई ऐसे प्रयास हुए जिसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके यूनिवर्सिटीज़ ने, उनके बिजनेसेस ने कुछ हमारे भारत जैसे देशों के पारंपरिक ज्ञान और जेनेटिक रिसोर्सेज के आधार पर कुछ उनके प्रोडक्ट्स को, उनके रिसोर्सेज को चोरी छुपे पेटेंट करने की कोशिश करी थी। उसमें 2-3 उदाहरण आपको याद भी होगा। एक हल्दी का पेटेंट निकालने की कोशिश की गई थी। एक बार बासमती को टेक्समती के नाम पर एक पेटेंट निकालने की कोशिश की गई थी। यहाँ तक कि योगा के लिए भी एक कोशिश हुई थी। तो इस तरह के जो एफर्ट्स हैं उनको हम अक्सर बाद में हमें लिटिगेशन के थ्रू, वकालत के थ्रू बंद करने की कोशिश हमारे तरफ से की जाती थी। अब पहली बार दुनिया के सभी करीब सभी देश, 150 देश मिलकर उन्होंने ये एक ट्रीटी का टेक्स्ट अग्री किया है, जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि ऐसे जो भी एप्लीकेंट्स हैं जो ट्रेडिशनल नॉलेज और जेनेटिक रिसोर्सेज के आधार पर कोई एप्लीकेशन अगर देते हैं तो उन्हें उसका जो स्रोत है उसको अपफ्रंट, उसको मैंडेटरीली, अनिवार्य रूप से उसका डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, जिससे कि हमें इस तरह की जो चोरी छुपे पेटेंटिंग की जो संभावना है उसे काफ़ी हद तक हम अवॉइड कर पाएंगे। लेकिन भारत की ओर से आपने क्या दलीलें रखी? इतना समय क्यों लगा? 20 साल से ज़्यादा वक्त क्यों लगा जो विकसित देश उनको समझाने में कि भाई पारंपरिक ज्ञान अगर आप कहीं से भी लेते हैं तो आपको डिस्क्लोजर करना ज़रूरी? देखिए, ये एक किसी भी इंटरनेशनल नेगोशिएशन में देश अपने अपने इंटरेस्ट को के नज़रिए से देखते हैं। जैसा आपको ज्ञात है, भारत जैसे देशों के पास एक बहुत रिच ट्रेडिशन ऑफ पारंपरिक ज्ञान का भी है और जेनेटिक रिसोर्सेज का भी हम एक हॉटस्पॉट हैं। जो नए देश हैं, जो विकसित देश हैं, उनके यहाँ इस तरह की हेरिटेज नहीं है। तो इसके लिए उनके लिए इंटरेस्ट है कि वो इस हमारे हेरिटेज को भी यूज़ करके थोड़ा अपने लिए अधिक इकोनॉमिक बेनिफिट गेन करें। लेकिन इतने करीब 20 साल से ये नेगोशिएशन चल रहा था और आखिरकार एक तरह से एक आम सहमति बनी कि अगर कोई पेटेंट एप्लीकेंट किसी ट्रेडिशनल नॉलेज को या लोकल जेनेटिक रिसोर्स को कमर्शलाइज करता है तो कम से कम उसे अपनी एक मैंडेटरी डिस्क्लोजर उसको करना चाहिए कि उसके एप्लीकेशन में कि उसने किस तरह से लोकल नॉलेज और जेनेटिक रिसोर्स को यूज़ किया है, ताकि इस तरह का दुरुपयोग और या चोरी छुपे पेटेंटिंग और कमर्शलाइजेशन ना हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्पष्ट तौर पर ये जो वाइपो की नई ट्रीटी है वो देश के जो पारंपरिक ज्ञान संपदा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको संरक्षण देने के लिए एक बड़े मील का पत्थर ज़रूर साबित होगा और भारत एक बार फिर से ग्लोबल साउथ की एक सशक्त आवाज़ बनकर उभरा है। कैमरामैन राधेकृष्ण तिवारी के साथ अजय मिश्रा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और गर्मी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान के फलोदी में सबसे अधिक तापमान 49.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
दिल्ली वासियों के लिए भी तेज गर्मी परेशानी का कारण बनी हुई है। उत्तरी दिल्ली का मुंगेशपुर इलाका 48.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ दूसरा सबसे गर्म जगह रहा। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और विदर्भ में भी लू की स्थिति रही। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आसमान साफ रहने के साथ लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक बाहर निकलने से परहेज करने की सलाह दी गई है। साथ ही अधिक मात्रा में पेय पदार्थ का सेवन करने की भी सलाह दी गई है। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। विभाग ने इस वर्ष जून से सितंबर तक मानसून से सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि देश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान 106% बारिश होने का अनुमान है। इसमें 4% का फेरबदल हो सकता है। उन्होंने कहा कि मध्य भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप में वर्षा सामान्य से अधिक, पश्चिमोत्तर भारत में सामान्य तथा पूर्वोत्तर में सामान्य से कम रहने की संभावना है। जून में पूरे देश में बारिश सामान्य रहेगी। मौसम विभाग ने दक्षिणी पश्चिमी मानसून के लिए पहले चरण के अनुमान में समूचे देश में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना व्यक्त की थी और दूसरे चरण में इसमें कोई बदलाव नहीं है। डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि अगले 5 दिनों में मानसून के केरल पहुंचने की परिस्थिति अनुकूल बनी हुई है। 24 साउथ वेस्ट मानसून के बारे में आज सेकेंड अपडेट जारी किया गया है। इसके हिसाब से पूरी भारतवर्ष की एवरेज रेनफॉल सामान्य से 6% ज़्यादा होने का संभावना है। सामान्यतः 87 सेंटीमीटर रेनफॉल 1 जून से 30 सितंबर के दौरान रिकॉर्ड किया जाता है। इसी पीरियड में 87 सेंटीमीटर की 106% होने का संभावना है। और चक्रवात रेमल ने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में काफी तबाही मचाई है। इसके प्रभाव के कारण सोमवार को असम में अत्यधिक बारिश हुई। असम के कई जिलों में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। अत्यधिक बारिश के कारण पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने आज से 2 दिनों के लिए 42 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। गुवाहाटी सहित असम के कई हिस्सों में रविवार देर शाम से बारिश हुई, जिससे राज्य में पारे का स्तर नीचे आ गया। चक्रवात रेमल के कारण असम के कुछ हिस्सों में खराब मौसम होने की संभावना है। असम के कई इलाके चिरांग, गोलपारा, बक्सा, दीमा, हमाऊ, कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिलों, होजई और पश्चिमी कार्बी आंगलोंग में अत्यधिक भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवाती तूफान रेमल के प्रभाव के कारण सोमवार को त्रिपुरा में भारी बारिश हुई, जबकि खराब मौसम के कारण अगरतला हवाई अड्डे से 11 उड़ानें रद्द कर दी गईं। जल्द ही आयुष सेक्टर में स्वास्थ्य बीमा के लिए देश के सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसके तहत पंचक्रम से लेकर नेचुरोपैथी तक का चिकित्सा लाभ मिलेगा। इसके लिए आयुष मंत्रालय ने दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बीमा कंपनियों के सीईओ और आयुष अस्पतालों के मालिकों की एक अहम बैठक बुलाई। बैठक में बीमा कवरेज के लिए सरकारी और निजी आयुष अस्पतालों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए मानक बनाए गए हैं। इसी साल एडा ने स्वास्थ्य बीमा में आयुष चिकित्सक को भी शामिल करने का आदेश जारी किया था। स्वास्थ्य बीमा के लिए आयुष को अन्य उपचारों के बराबर रखने के साथ साथ पॉलिसी धारकों को अपनी पसंद के अनुसार उपचार करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। बैठक के बाद आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है केंद्रीय आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा। सर, जो हर्डल आ रही है, कई सारी दिक्कत आ रही है, उसको दूर करने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है? देखिए, पिछले कई दिनों से हम इंश्योरेंस सेक्टर के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और एज एन आउटकम हमने एक कोर कमेटी बनाई जिसके चेयर प्रोफेसर बेजन मिश्रा कर रहे हैं और IRDA के साथ मिलकर के हमने जब उनको रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने एक सर्कुलर एक प्रकार से इंश्योरेंस कंपनीज के लिए निकाला कि किसी भी रोग की चिकित्सा के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यदि वो रोग की चिकित्सा आयुष से करे या कन्वेंशनल सिस्टम से करे तो उनका डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये 1 अप्रैल से लागू हो गया। हम इसके अंदर क्वालिटी लाने के लिए बहुत मल्टीपल फ्रंट पर काम कर रहे थे काफ़ी दिनों से। जैसे BIS में हमने इंडियन स्टैंडर्ड्स पर काम शुरू किया। BIS ने बहुत हेल्प करी, एक आयुष वर्टिकल बना। 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट सर्विसेज पर उन्होंने इंडियन स्टैंडर्ड्स बनाए। अभी हम ISO में एक सेक्शनल कमेटी का प्रपोजल, उसका वोटिंग पेंडिंग है, तो ये सब ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड हो जाएगा। ऐसे हम
NABH के साथ मिलकर काम करे, तो उन्होंने एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन, डे केयर सेंटर सर्टिफिकेशन, हॉस्पिटल सर्टिफिकेशन, ये सब प्रारंभ किया। और ऐसे 300 के आसपास तो नेशनल अपने देश में फुल एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स भी हैं, ये भी हुआ है। ऐसे DGHS आयुष वर्टिकल जो पिछले दिनों कैबिनेट ने अप्रूव किया, दोनों मंत्रालय ने साथ में मिलकर के DGHS के आयुष वर्टिकल बनाया, तो उन्होंने इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स आयुष बनाया, पब्लिश हुआ। ऐसे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस मस्कुलोस्केलेटल का बनाया, और वो कन्वेंशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स को एक्सपर्ट के द्वारा रिव्यू हुआ, वेट हुआ, वो भी पब्लिश हुआ। तो हम ये सब काम कर रहे थे। इसका कारण ये था कि इंश्योरेंस कंपनीज को फैसिलिटेट तब कर सकते हैं कि जब वो उसके बारे में उनके पास स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हो, वो स्टैंडर्ड्स के आधार पर वो पैकेजेस फ्रेम करें और इसमें दे आर कंफर्टेबल और उनको ये चाहिए। तो हमने पहले तो इकोसिस्टम बनाया। नाउ वी आर रेडी, नाउ दैट हमारे पास स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है। क्वालिटी की बात कर रहे हैं हम, साइंस बेस्ड इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इंश्योरेंस का हम लोगों को बड़ा सपोर्ट चाहिए। एंड एवरीबडी इज रेडी, दे व्हाट दे लुक फॉर इज द स्टैंडर्ड्स, और ये तय है। तो आज हम इस पर मंथन करें कि कैसे इसको बहुत बड़ा लेके जाएं, कैसे स्केल अप करें। अभी कितने पैकेजेस हैं? अभी 280 से ज़्यादा पैकेजेस ऑलरेडी है, लेकिन उसमें कुछ गैप है। गैप ये है कि जैसे वो आयुष एक पैकेजेस को हमारे सेक्टर को ही पता नहीं कि कैसे इसको क्लेम करें, तो हम सेक्टर का कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज को हम हैंड होल्ड कर रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। कैमरामैन आशीष के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को चने का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इसके सौदे स्थिर रहे। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में चने के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहां 25 मई को चने का भाव था 6,450 रुपए, जो कि 27 मई को 100 रुपए लुढ़क कर 6,350 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर की मंडी की बात करें तो यहाँ भी चने के सौदों में नरमी देखने को मिली। 25 मई को चने का भाव रहा 6,580 रुपए, जो 27 मई को 5 रुपए गिरकर 6,575 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में चने का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहाँ 25 मई को चने का भाव 6,600 रुपए था। 27 मई को इसमें 25 रुपए की बढ़त हुई और भाव 6,625 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में चने के कारोबार में स्थिरता देखने को मिली। यहाँ 25 मई को चने का भाव था 7,000 रुपए। 27 मई को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 7,000 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। वहीं पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2023-24 के दौरान देश में चने की उपज 155 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान चने की उपज 135,79,000 टन रही थी। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 234,42,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 260,58,000 थी। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में तेजी का रुख रहा। वहीं कुछ मंडियों में भाव सुस्त रहे। एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मक्का के सौदों में बढ़त देखने को मिली। यहां 25 मई को मक्का का भाव 2,015 रुपए था, जो 27 मई को 35 रुपए चढ़कर 2,050 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भी मक्का का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहाँ 25 मई को मक्का का भाव 2,280 रुपए था, जो 27 मई को इसमें 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई और भाव 2,300 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भी मजबूती का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 25 मई को मक्का का भाव 2,180 रुपए रहा। 27 मई को इसमें 10 रुपए की बढ़त हुई और 2,190 रुपए भाव प्रति क्विंटल हो गया। जबकि गुजरात की दाहोद मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 25 मई को मक्का का भाव 2,600 रुपए था, जो 27 मई को 100 रुपए गिरकर 2,500 रुपए रह गया। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की उपज 324,70,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन की तुलना में 56,15,000 टन कम है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं।
गुजरात में धान के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान मूंग की कटाई कर सकते हैं, वहीं उड़द की कटाई कर लें। इसके साथ गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहें। गन्ने के खेत से खरपतवार निकालें। गुजरात में आम की तुड़ाई कर लें। यहाँ तिल के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा बीन के खेत में भी सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा भिंडी के खेत में निराई करें। भिंडी की तुड़ाई करने का समय उपयुक्त है। गुजरात में टमाटर की तुड़ाई करते रहें। किसान लाल मिर्च की तुड़ाई कर लें। इसी तरह बैगन की तुड़ाई कर सकते हैं। वहाँ पपीते के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। राजस्थान में मूंग के खेत से घास फूस निकालें। साथ ही जीरे के खेत में सिंचाई कर लें। किसान अनार की रोपाई कर सकते हैं। अभी कपास की बुआई कर लें। यहाँ गन्ने के खेत में 15 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहें। गन्ने के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। राजस्थान में किन्नू के बागों में सिंचाई करें। इस समय मूंगफली की बुआई करने का समय सही है। इसके अलावा पपीते की रोपाई कर लें। वहीं टमाटर में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में टमाटर में कीटों के बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। राजस्थान में किसान फूल गोभी की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। ब्रोकली फूल गोभी की ही एक किस्म है। आम गोभी का फूल जहाँ सफेद होता है, वहीं इसके फूल का रंग हरा होता है। इस कारण इसे हरी गोभी भी कहते हैं। ब्रोकली की खेती फूल गोभी की तरह ही की जाती है। इसकी पौध भी फूल गोभी की तरह दिखती है, लेकिन फूल गोभी के एक पौधे से एक ही फूल मिलता है, जबकि ब्रोकली के पौधे से मुख्य गुच्छा काटने के बाद भी अलग शाखाएं निकलती हैं और बाद में इनसे भी छोटे छोटे फूल मिलते हैं। इस समय कुछ जगह किसान खेतों में ब्रोकली की रोपाई कर सकते हैं। बुआई के लिए सबसे पहले अपने खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से निकालकर साफ कर लें। 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए ब्रोकली के 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो 1 हेक्टेयर रकबे के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक इस्तेमाल करें। रोपाई करते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करें। उसके बाद हर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूर करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 बार निराई करनी चाहिए। सुंडी और हीरक पृष्ठ पतंगों की रोकथाम के लिए 2 मिलीलीटर स्पाइनोसाइड दवा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फसल में बीमारी लगी हो या जहां कीटों का प्रकोप हो। रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थाइमेथिक्सोम दवा की 2 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कहा कि नए दौर की शुरुआत होने वाली है। उन्होंने कहा जो लोग बड़े सपने देखकर बड़े वादे कर रहे थे, ये उनके लिए आखिरी दौर होगा। आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि SC, ST, OBC और अति पिछड़ों को अंधेरे में रखकर ये लोग लूट चला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के प्रचार के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के दुमका में चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा झारखंड की चर्चा नोटों के पहाड़ के लिए हो रही है। उत्तर प्रदेश के बलिया में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे नारद राय ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के सामा जिले में ब्लास्ट हुआ है। इसकी जद में आने से 3 लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और अन्य सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे। मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में ये सूचना अफवाह निकली। चेन्नई स्थित निजी एयर स्पेस कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस अग्निवाण रॉकेट का प्रक्षेपण एक बार फिर टाल दिया गया।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कल कई राज्यों में राज्य पुलिस बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ छापेमारी की। इस दौरान टीम ने अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट में कथित रूप से शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर जमानत याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता को शपथ पत्र के माध्यम से 10 जून से पूर्व जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के अपने पूर्वानुमान को 10 आधार अंक बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।